हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से सब्सक्राइबर व्यूअर्स चैनल पर ये सवाल पूछते हैं कि अगर रोड एक्सीडेंट का क्लेम वो ना दे पाए तो क्या जो है कार्रवाई हो सकती है, यानी कि अगर उनके पास देने के पैसे नहीं है तो क्या प्रक्रिया है उनसे पैसा वसूल करने की, और क्या उनको जो है इसके लिए जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये स्थिति तब आती है जब कोई इंश्योरेंस कंपनी रोड एक्सीडेंट के क्लेम केस में इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि जो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो तब जो है जो क्लेम की जिम्मेवारी है वो गाड़ी के मालिक या ड्राइवर पर पड़ती है, और उनको जितना भी क्लेम होता है वो अपनी जेब से अदा करना पड़ता है। और दूसरी स्थिति में कि मान लीजिए गाड़ी का इंश्योरेंस है लेकिन जो ऑफेंडिंग व्हीकल है उसका मालिक या ड्राइवर ने एक्सीडेंट के वक्त कोई पॉलिसी वायलेशन किया है, यानी कि उनके पास मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या उन्होंने ड्रंकन ड्राइविंग का केस है, या कोई दूसरे तरह का वायलेशन है जो पॉलिसी इंश्योरेंस की है उसके खिलाफ है, तो तब भी इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम देने से मना कर देती है, और वो क्लेम तब जो है गाड़ी के मालिक या ड्राइवर को देना पड़ता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब कोई इंश्योरेंस का जो वायलेशन है वो होता है तो तब कोर्ट पहले इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटिस्फाई करने का ऑर्डर देती है, और उसके बाद रिकवरी का राइट देती है कि आप ये पैसा गाड़ी के मालिक या ड्राइवर से रिकवरी सूट के माध्यम से, एग्जीक्यूशन सूट के माध्यम से आप ये पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे ये सवाल पूछते हैं कि सर हमारे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या हमारे पास पैसा नहीं है, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम के लिए अगर पैसा नहीं है तो तब क्या कार्रवाई हो सकती है। तो यही दोस्तों आज की हमारी वीडियो का फोकस रहेगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो डिक्री पास होती है अगर वो सेटिस्फाई ना हो ड्राइवर के द्वारा या मालिक के द्वारा, तो तब क्या कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड, यानी कि जो है सिविल केस में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है या उसको जो डिटेंशन में लिया जाता है, ये तब स्थिति बनती है जब कोर्ट के द्वारा डिक्री पास की जाती है किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो पैसे की रिकवरी के लिए हो, एक्सीडेंट के क्लेम केस के लिए हो, तो तब जो है उस जो जजमेंट डेटर होता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, इसमें CPC में इसका प्रावधान दिया गया है कि इसमें जो है जेल भी हो सकती है। कोर्ट ऐसा आदेश दे सकती है कि अगर डिक्री सेटिस्फाई नहीं होती तो तब जो है जेल का भी प्रावधान है। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि जो है कोर्ट ने, MACT ने क्लेम पास कर दिया क्लेमेंट के पक्ष में, और जो ड्राइवर या मालिक है उसके अगेंस्ट, और वो पैसे नहीं दे पा रहा है क्लेम के, तो तब जो है कोर्ट में उसको बुलाया जाता है एग्जीक्यूशन सूट के माध्यम से, और उसको कई अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि वो अपनी इंटेंशन बताए कि वो पैसा क्यों नहीं दे पा रहा है, या वो जो डिक्री है उसको क्यों नहीं कंप्लाई कर पा रहा है। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि अगर जजमेंट डेटर विलफुल डिफ़ाल्टर नहीं है, यानी कि जानबूझकर पैसा नहीं दे रहा है या जानबूझकर जो डिक्री है उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो तब जो है अरेस्ट के वारंट जो है कोर्ट ना दे, और उसको एक और जो है मौका दे जजमेंट डेटर को जिसके खिलाफ डिक्री हुई है कि वो अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सके। दोस्तों, तीसरा इसमें पॉइंट है कि जो है कोर्ट उसके अरेस्ट का या डिटेंशन का ऑर्डर भी दे सकती है अगर वो जो है डिक्री
के पैसे को सेटिस्फाई करने में सफल नहीं रहता है। और इसमें अंडर रूल 30 ऑफ सीपीसी, यानी कि सीपीसी के रूल 30 में ये प्रावधान है कि डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ कैश इज़ ऑफन एग्जीक्यूटेड बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ ए जजमेंट डेटर की जो डिक्री है पैसे की वो एग्जीक्यूट की जाती है कि जो जजमेंट डेटर है, यानी कि जिसने पैसा देना है, उसको अरेस्ट कर लिया जाए या उसको जो है डिटेंशन में रख लिया जाए जब तक वो पैसा ना दे। और इशूइंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट मस्ट मेक श्योर that a notice has been issued to the judgment debtor providing him a chance to explain for not complying with the court orders। और जो है उसको अरेस्ट करने से पहले, अरेस्ट के ऑर्डर देने से पहले कोर्ट ये इंश्योर करे कि उसको एक प्रॉपर नोटिस दिया जाए और उससे पूछा जाए कि वो जो है डिक्री को क्यों नहीं कंप्लाई कर पा रहा है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई उस पर की जाए। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द जजमेंट डेटर मे एब्सकॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, और अगर जो है कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाए इस चीज़ को लेकर कि जो जजमेंट डेटर है वो कहीं भाग ना जाए जुरिस्डिक्शन छोड़ के कोर्ट की, और जो है किसी अन्य वजह से जो डिक्री है वो एग्जीक्यूट ना हो, उसमें डिले हो, देन द कोर्ट मे ऑर्डर फॉर अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर। तब जो है कोर्ट जजमेंट डेटर के अरेस्ट के वारंट इशू कर सकती है। दोस्तों एक और पॉइंट है इसमें कि वेयर ए जजमेंट डेटर appears before the court and shows the reasonable cause of his inability to pay, जहाँ पर जजमेंट डेटर कोर्ट के सामने पेश होता है और अपने हालात बयान करता है, एक्सप्लेन करता है कि वो क्यों नहीं पैसा दे पा रहा है, तो देन कोर्ट में रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर ए अरेस्ट। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है, कन्विंस होती है, तो तब जो है उसके अरेस्ट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। और एक और इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि कोर्ट पहले उसको अवसर देती है जजमेंट डेटर को कि अगर उसके पास पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कोई और मूवेबल या इमूवेबल एसेट नहीं है, तो वो अपना जो है अपने आप को इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया घोषित करवा ले कोर्ट के माध्यम से। तो तब जो है जो ये कार्रवाई है अरेस्ट की या डिटेंशन की ये नहीं होगी, यानी कि उसको जो है अगर वो दिवालिया घोषित हो जाएगा तो तब एक जो है एक रीज़नेबल कॉज है कि वो पैसा देने में सक्षम है नहीं है। तो इसमें दोस्तों मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिक्री है, यानी कि जो रोड एक्सीडेंट का क्लेम केस है उसकी डिक्री है, वो सेटिस्फाई करना जो है ड्राइवर या मालिक का काम है। और अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी को अटैच करके वहाँ से पैसा रिकवर किया जा सकता है। उसके पास कोई और मूवेबल एसेट है, यानी कि गाड़ी वगैरह है, तो उसको अटैच करके पैसा वसूल किया जाता है। और अगर ये सब में से कुछ भी नहीं है तो तब जो है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेंशन में भेज दिया जाता है। इसका जो है सीपीसी में पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। और दूसरा सवाल दोस्तों ये होता है कई बार कि इस डिक्री की वैलिडिटी कितनी होती है, यानी कि कब तक जो क्लेमेंट है वो हमसे पैसा वसूल कर सकते हैं। तो दोस्तों सीपीसी में इसका भी प्रावधान है कि एक डिक्री की वैलिडिटी जो है 12 साल की होती है फ्रॉम द डेट व्हेन डिक्री और ऑर्डर बिकम्स एनफोर्सेबल, यानी कि जब डिक्री या ऑर्डर एनफोर्सेबल हो जाते हैं उसके 12 साल के बाद तक जो है वो पैसा रिकवर किया जा सकता है जो डिक्री का पैसा होता है। यानी कि इसमें जो है बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं अनलेस कि कोई जो है इनसॉल्वेंट घोषित ना हो जाए, दिवालिया घोषित ना हो जाए, अन्यथा जो है इसमें जेल का प्रावधान है और 12 साल तक आपसे रिकवरी की जा सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।